दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज गया है। जी हां, चुनाव आयोग ने कल तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के दौरान कई खास इंतजाम भी किए हैं। जी हां, पहले चरण यानी कि 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें अधिकतर नक्सल प्रभावित जिले हैं। हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट देंगे। मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं रहेगी। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। जी हां, अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना से संक्रमित मरीज मतदान के आखिरी दिन अपने संबंधित मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल सकेंगे। नामांकन के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में 1632 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। जी हां, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,75,898 हो गई है। राजधानी पटना में सर्वाधिक 295 संक्रमितों की पहचान की गई है। जी हां, पूर्णे में 134 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अररिया में 57, अरवल में 10, औरंगाबाद में 15, बांका में 30, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 27, भोजपुर में 16, बक्सर में 14, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 36, गया में 24, गोपालगंज में 48, जमुई में 19, जहानाबाद में 7, कैमूर में 4, कटिहार में 39, खगड़िया में 6, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 52, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 85, नवादा में 13, पूर्णिया में 55, रोहतास में 36, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 15, सारण में 39 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। भारत के एक गांव में चमगादड़ों की पूजा होती है। जी हां, चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना ने दुनिया भर में हाहाकार मचा दिया है। पहले कोरोना फैलने की वजह चमगादड़ को माना गया, क्योंकि चमगादड़ से कोरोना जैसी और भी कई बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि जहां पूरी दुनिया चमगादड़ों को अशुभ मानती है, तो वहीं भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोग चमगादड़ों की पूजा करते हैं। जी हां, जैसे ही कोई चमगादड़ का नाम सुनते हैं तो वैसे ही हर किसी के मन में अशुभ आशंकाएं उभरने लगती है। लेकिन बिहार के वैशाली जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां चमगादड़ों को ग्राम देवता माना जाता है और यहाँ के लोग चमगादड़ों की पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमगादड़ संपन्नता के प्रतीक हैं। जहां वह रहते हैं वहीं धन की कभी भी कमी नहीं होती है। दरअसल बिहार के वैशाली जिले के सरसई गाँव में हजारों की संख्या में चमगादड़ों का बसेरा है। चमगादड़ों की वजह से ही यह गाँव काफी मशहूर हो चुका है। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमगादड़ उनके पूरे गाँव की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, चमगादड़ों को देखने के लिए इस गांव में काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की 2030 तक 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम नीति बनाने की योजना है, जिसके तहत मेडिकल प्रैक्टिस, शिक्षा और अनुसंधान में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी आधुनिक और पारंपरिक पद्धतियों का एक साथ विलय हो जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नीति का उद्देश्य एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है, जिसके तहत मरीजों को किसी भी चिकित्सा पद्धति से इलाज मिल सकेगा। चिकित्सा पद्धति चुनना मरीजों की बीमारी और उनकी तत्कालीन स्थिति पर निर्भर करेगा। जी हाँ, एक सरकारी अधिकारी ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि उपचार के विभिन्न तरीकों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। सरकार दवा के पैथी वाले हिस्से से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है कि जब तक मरीजों को इलाज में फायदा मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मरीज किसी अस्पताल में पहुंचता है और उसकी हालत गंभीर है तो उसे एलोपैथी इलाज दिया जा सकता है, लेकिन उसकी स्थिति के अनुकूल होने पर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद इलाज भी उसी अस्पताल में किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब तक 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच रूस ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है और अब रूस की कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है स्पुतनिक वी, जी हां, ये आम लोगों को दी जाने लगी है। जी हां, रूस का कहना है कि कोरोना के इस संकट में कोरोना को खत्म करने के लिए स्पुतनिक वी वैक्सीन काफी कारगर साबित होगी। अब यहां जनता के लिए कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध करवा दिया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली
खेप रूस की राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में रूस के गामालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक वी वैक्सीन लॉन्च की थी। एग्रीकल्चर बिल के विरोध में कल यानी कि 25 सितंबर को देश भर में विभिन्न किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस दौरान वे प्रदर्शन के दौरान हाईवे और रेलवे ट्रैक भी बाधित कर दिए। देश की राजधानी नई दिल्ली पर भी इन प्रदर्शनकारियों का असर साफ तौर पर देखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा में बड़े स्तर पर किसान हल्ला बोले। जी हां, साथ ही दिल्ली से किसान समर्थन अन्य प्रदर्शनकारियों बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया गया। उधर पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के रेल रोको आंदोलन जारी है। जी हां, समिति ने 24 सितंबर से 26 सितंबर यानी कि आज तक बिलों के विरोध इस आंदोलन का आह्वान किया है। जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने सरकार पर हमला बोलते हुए आंदोलन के लंबे चलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार के हमसे बातचीत न करने, इस आंदोलन को महत्व न देने से लगता है कि यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। जहां किसान बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विपक्ष के लोगों ने आजादी के बाद किसानों को ठगने का काम किया है और पीएम जो कृषि विधेयक लाए हैं वे किसान के हित में है। ये जो विरोध कर रहा है ये विपक्ष विरोध कर रहा है, किसान नहीं कर रहा है। कई राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार तो पानी पानी हो गई है। इस समय मानसून लौट रहा है और इस जाते हुए मानसून की मूसलाधार बारिश का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से बिहार बारिश से डूब गया है। नदियां लबालब है, यहां तक कि घरों में पानी प्रवेश कर गया है। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में 27 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पटना, बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णिया, बांका, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया सहित 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। इस दौरान मौसम विभाग ने लोगों से घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी है, जिससे बिजली गिरने या फिर आंधी तूफान से बचा जा सके। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जाने वाले निम्न हवा का दबाव का सिस्टम का मजबूत है। जी हां, इसकी वजह से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। ये स्थिति बिहार में 27 सितंबर तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि कोरोना के कारण इस बार ऑनलाइन नामांकन भी हो सकेंगे, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन का प्रिंट आउट जमा करना होगा। ऑफलाइन नामांकन की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी। चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में उम्मीदवारों को सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 लोग जा सकते हैं। जी हाँ, उम्मीदवारों को मिलाकर 5 लोग घर घर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। नामांकन के लिए 2 से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव और उपद्रव फैलने के लिए परिणाम भुगतने होंगे। नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वालों से सख्ती से निपटारा किया जाएगा। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से रोजगार और आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। जी हां, इसका असर लोगों के खर्च पर भी दिखने लगा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक महामारी के डर से हर 10 में से 9 भारतीय यानी कि 90% लोग खर्च करने में सतर्कता बरत रहे हैं। इसके अलावा 76% मानते हैं कि महामारी ने उन्हें खर्चों पर सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैश्विक स्तर पर 62% लोग ऐसे सोचते हैं। जहां इसके अलावा 80% भारतीय बजट बनाने वाले साधन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ऐसे उपाय कर रहे हैं जिसमें एक सीमा के बाद उनकी कार्ड से खर्च पर रोक लग सके। 78% भारतीयों ने कहा है कि वे ऑनलाइन खरीदारी पसंद करेंगे। महामारी के पहले की तुलना में भारत समेत तो दुनिया में ग्राहक अब किराना, स्वास्थ्य, डिजिटल उपकरण जैसे बुनियादी वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। यह सर्वे 12 देशों के भारत, चीन, ब्रिटेन, हांगकांग, यूएई, केन्या, यूएस, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के 12,000 लोगों से बातचीत पर आधारित है। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 58,16,103 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जी हां, वहीं इसकी चपेट में आने से अब तक 92,300 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी हां, हालांकि राहत की बात यह है कि 47,52,991 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि एक्टिव मामलों की संख्या से अधिक है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 9,69,972 है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरना होगा। जी हां, योजना की शुरुआत में इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है। इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों से खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। जी हां, राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। बिहार में 2,75,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 2,17,000 पद खाली हैं। झारखंड में 95,000, मध्य प्रदेश में 91,000, बंगाल में 72,000 पद खाली हैं। भाजपा ने चिराग पासवान को फाइनल अल्टीमेट दे दिया है। जी हां, वे अगर 25+2 के फॉर्मूले पर तैयार होते हैं तो ठीक, नहीं तो भाजपा आगे उन्हें किसी भी बात को लेकर तरजीह देने के मोड में नहीं है। जी हां, सूत्रों की माने तो भाजपा और जदयू के बड़े नेताओं के बीच हुई बातचीत में यह फॉर्मूला तैयार किया गया है। 25+2 का मतलब यह है कि विधानसभा में चिराग पासवान को लड़ने के लिए 25 सीटें दी जाएगी और एनडीए की तरफ से लोजपा के 2 नेताओं को विधान परिषद भेजा जाएगा। अल्टीमेट के 24 घंटे बीत चुके हैं और अब तक चिराग पासवान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। जदयू नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। उनकी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ लगातार बातचीत हो रही है। चिराग पासवान लंबे समय से ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सीटों के बंटवारे होने चाहिए। वे 42 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एनडीए उसे 25 सीट पर सिमटा देना चाहते हैं। बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। हालांकि उन्होंने इसका खुले तौर पर ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपनी पार्टी की बैठक में इसकी घोषणा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे लोग नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर सकते हैं। दरअसल महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी। राज्य भर से रालोसपा के नेताओं ने पटना में जुटे। बैठक में संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थकों को बताया कि अब उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर खुला हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेताओं से वो सारे घटनाक्रम बताएं जो महागठबंधन में उनके साथ हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने का गुर बताए हैं। जी हां, भारतीय समय के अनुसार गुरुवार 10 बजे मुख्यमंत्री के संवाद का वीडियो कॉन्फ्रेंस संघ ने अपनी बैठक में देखा। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा की जा रही पहल की सराहना यूएन ने भी की है। इसके बाद मुख्यमंत्री को अपनी बैठक में बात रखने के लिए आमंत्रित किया था। यूएनओ के सचिवालय द्वारा बुलाई गई बैठक के कई देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर बिहार में भी भीषण गर्मी, असमय वर्षा, भूगर्भ जल स्तर नीचे जाना, सूखा और बाढ़ के रूप में हुआ है। इस प्रभाव को कम करने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। जी हां, अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को खरी खोटी सुनाई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी कि आईपीएफ ने गाने को ट्वीट करते अपने बातों को रखा है। ट्वीट में जिक्र है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वे अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीते 2 महीने से उनका जीना मुश्किल हो रहा है। रोज कई कॉल्स आ रहे थे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा देने के पीछे खुद को परेशान होने की बताई है। जी हाँ, दरअसल बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट रह चुके दीपक ठाकुर ने गुप्तेश्वर पांडे के साथ एक गाना बनाया था। इस गाने के बोल रॉबिन हुड बिहार के हैं। दीपक ठाकुर का गाना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गाने को लेकर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। खास बात यह है कि दीपक ठाकुर के फैंस भी गाने को काफी पसंद कर रहे हैं। गाने के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बिहार के रॉबिन हुड के रूप में दिखाया गया है, जिसे आईपीएफ को इससे ऐतराज है। हालांकि बाद में यूट्यूब से इस गाने को डिलीट भी कर दिया जा चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिटनेस मंत्र दिया है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। मोदी सरकार ने कहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट ने 1 साल अपना ऐसे समय में पूरा किया जिसमें करीब 6 महीने अनेक प्रकार के प्रतिबंधों के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने अपने विचार जिस समय गढ़े थे वे उस कालखंड की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक है। ये दीनदयाल ही थे जिन्होंने भारत की राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति इन तीनों को भारत के अथाह सामर्थ्य के हिसाब से तय करने की बात मुखरता से रखी थी। आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या फिर उनके साथ काम किया हो। उनका स्मरण, उनके बताए रास्ते, उनका दर्शन जीवन प्रतिपल हमें पावन करता है, प्रेरणा देता है, ऊर्जा भी भर देता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि जहां जहां राज्य में हमें सेवा करने का मौका मिला है वहां वहां उन्हीं आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए उतना ही जी जान से लगे हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब देश को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक एक देशवासी अथक परिश्रम कर रहे हैं, तब गरीबों को, दलित, वंचित, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मजदूरों को उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एसबीआई ने 1 अक्टूबर से ग्राहकों को बदले हुए नियमों के बारे में सचेत किया है। ऐसी स्थिति में यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को सूचित किया है कि अब 1 अक्टूबर से ग्राहकों को विदेशों में लेन देन के लिए कर भुगतान करना होगा, यानी कि विदेश रुपया भेजने के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विदेश में पैसा भेजने के नियमों में बदलाव किया है। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब सरकार विदेशी फंड भेजने पर टैक्स लगाएगी, यानी कि अगर आपके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और आप उनके खर्च के लिए यहां से पैसे भेजते हैं तो अब आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा। सरकार ने 7 लाख से अधिक की राशि पर टैक्स एकत्र करने का नियम बनाया है। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि या तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वे किसानों को खेत के बिलों में दे दें, या फिर अगर वे किसानों को और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की परवाह करते हैं तो एनडीए छोड़ दें। संसद में तीनों कृषि विधेयक के पारित होने के खिलाफ पटना के राज्य कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जमावड़े की शुरुआत करते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर किसानों और मजदूरों को धोखा देने के लिए राजनीतिक बेईमानी का सहारा लिया था, जो बाद में किसानों को बड़े कॉर्पोरेट के लिए गुलाम बना देगा। दोस्तों, यदि आप बिहार के मतदाता हैं तो 1-2 मिनट में ये प्रोसेस में ये जान सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। इसके लिए हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें। जी हाँ, सबसे पहले आपको चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है eci.gov.in। आप इस वेबसाइट पर चले जाएं। उसके बाद आपके सामने एक होम पेज होगा। इस पेज पर आपको मेनू दिखेगा, जिसके बाद आपको नो यू पोलिंग पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। इस फॉर्म में सभी जानकारी जैसे कि उम्र, नाम, जन्मतिथि आदि भरे जाएंगे। अब सर्च के ऑप्शन दिखेंगे। आपके सामने आपके वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस खुलकर आ जाएगा। तो समझ गए ना कि कितना आसान है यह पता लगाना कि आपके वोटर लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। सीतामढ़ी जिले में पिछले 72 घंटे के दौरान बारिश से नदियों में उफान आ गया है। जी हां, सीतामढ़ी जिले के डेंग, सोनाखान, डुबाघाट, चंदौली, बेलसन और कटोजा में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अधवारा नदी सुंदरपुर में खतरे के ऊपर लगातार बह रही है, जबकि लाल बकिया भी गुआबाड़ी में खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन इसकी प्रकृति स्थिर है। सुबह तक जीव नदी सोनबरसा में खतरे के निशान से ऊपर थी, तो शाम तक इसका जलस्तर घट गया। जी हां, लेकिन इसकी प्रवृत्ति वृद्धि की ओर है। अधवारा नदी ऊपर में स्थिर पर गई है।
केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों संसद में पास कराए गए कृषि विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना के सड़कों पर उतरे हैं। तेजस्वी यादव ने पटना के सड़कों पर ट्रैक्टर चलाया है। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल के कारण किसान हताश, निराश और लाचार हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल ने अन्नदाताओं को तोड़ दिया है। इस बिल की वजह से किसान और गरीब होता जाएगा। इसे हर हाल में सरकार को वापस लेना चाहिए। बिहार में रोजगार की स्थिति पहले से ही खराब है, जिसके बाद कोरोना काल ने यहां रोजगार की कमर तोड़ दी है और बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है। कोरोना काल से पहले दूसरे राज्यों में रोजगार देने के लिए बिहार के प्रवासी लोगों की भी रोजगार छिन गई है, जो बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की विषय बनी हुई है। कोरोना काल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने प्रवासी को बिहार में ही काम देने का अनेकों बार आश्वासन दिया, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसका असर अब बाहर जाने वाले गाड़ियों में दिखाई दे रहा है। अब बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले गाड़ियों को देखेंगे, तब कोरोना होने के बावजूद भी उन्हें गाड़ियों में भरकर बाहर ले जाया जा रहा है। जी हां, लेकिन सरकार मौन है, क्योंकि सरकार ये जानती है कि इतने लोगों को रोजगार की व्यवस्था करने में वे सक्षम नहीं हो पाएंगी। जी हां, रोजगार देने की बात तो अलग, इसके उल्टा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यहां तक कह दिया था कि बिहारियों को प्लान करने में आनंद आता है। बिहार में एक बार फिर से हो रहे प्लान पर बिहार कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा है कि बिहार में डबल इंजन सरकार राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में नाकाम हो गई है, जिससे मजबूरी में बिहार वासियों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजप्रताप यादव और शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज का दिन किसानों के हक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आज मजबूर हैं और लाचार हैं। मौजूदा सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में 40 लाख लोग पैदल आए हैं। ये सरकार कई सरकारी संस्थानों को बेच रही है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सीएम ने 2006 में बाजार समिति बेच दिया गया। साथ में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ये कहते हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, लेकिन पहले वे बताएं कि उनको कितना ज्ञान है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए बम्पर संख्या में अपनी सरकार बनाएगी। महागठबंधन की सीटों की संख्या में काफी कमी आएगी। विकास का मुद्दा चुनाव में मुख्य रहेगा। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। जी हां, 10 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्र में एक 30,000 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। जी हां, दूसरे जिलों में 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्र के लिए 42,000 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्र में 33,500 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।